हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में देखा था एनसीईआरटी क्लास 12th का फिजिक्स और सेकेंड पोर्शन, और हमने शुरुआत किया था प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हम लोगों ने देखा था प्रकाश के गुण क्या होते, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। एक प्रकार से देखा जाए प्रकाश का इंट्रोडक्शन था। ठीक है, आइए आज हम लोग अपना चैप्टर शुरुआत करते हैं। प्रकाश का जो अपवर्तन है यहाँ से शुरुआत करते हैं। क्या होता है प्रकाश के अपवर्तन की घटना, जरा समझिएगा दोस्तों। एक ये मीडियम है, ये आपका एक इधर प्रथम माध्यम है, प्रथम माध्यम, और ये क्या है, द्वितीय माध्यम, द्वितीय माध्यम। इधर माध्यम अलग है और इधर अलग, और इसे हम लोग कहेंगे पृथककारी, पृथककारी सतह। इसे हम लोग कहेंगे इंग्लिश में डिवाइडिंग सरफेस, डिवाइडिंग सरफेस। ये डिवाइडिंग सरफेस बताएगा कि इधर एक अलग माध्यम है और इधर एक अलग माध्यम है, और इस माध्यम में कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ये प्रकाश किरण आई इस पॉइंट पर, तो जो दोस्तों प्रकाश किरण आती है उससे हम लोग कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। प्रथम माध्यम में जो प्रकाश किरण चलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। और इस पृथककारी डिवाइडिंग सरफेस के जिस बिंदु पर आकर गिरता है उस बिंदु को हम नाम देंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब दोस्तों आपने क्या पढ़ा है, प्रकाश सीधी और सरल रेखा में चलता है, तो सीधा सीधा इसे क्या करना चाहिए, ऐसे ही जाना चाहिए, इसे ऐसे ही चले जाना चाहिए, ऐसे सीधा ही। लेकिन देखा जाता है कि ये प्रकाश किरण, अच्छा ये आपतन बिंदु है, और आपतन बिंदु पर अगर ऐसे हम क्या डाल दें दोस्तों, लंब डाल दें, परपेंडिकुलर, नॉर्मल, नॉर्मल एन एंड डैश, तो इसे हम लोग दोस्त कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। तो आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब। अब देखिए ये प्रकाश का प्रथम माध्यम में आया, ऐसे सीधा आया। आप जानते हो प्रकाश किसी समांगी माध्यम में, इधर का एक अलग माध्यम है तो वो क्या होगा, समांगी। ये इधर का अलग माध्यम है, वो क्या होगा, समांगी। लेकिन देखते हैं कि जब प्रकाश इस माध्यम में आया तो ऐसे सीधा आया, और आप जानते हो कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती तो इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, और प्रकाश अपने रास्ते से क्या हो जाता है, ऐसे विचलित हो जाता है, अपने रास्ते को क्या कर देता है, छोड़ देता है। और ये जो आपका किरण हुआ वो हो गया अपवर्तित किरण। क्या हो गया, अपवर्तित किरण। तो हम कह सकते हैं जब प्रकाश किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो वो अपने रास्ते से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश की जो यही घटना होती है दोस्तों, क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों ये क्या है, एक विरल माध्यम है, अभी हम समझेंगे विरल माध्यम क्या होता है। और ये दोस्तों क्या है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम। तो ये प्रकाश किरण आई, जो प्रकाश किरण आती है उसे आपतित किरण कहेंगे। इस पृथककारी सतह के जिस बिंदु पर गिरता है उसे हम आपतन बिंदु कहेंगे, और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है वही अभिलंब होता है। और जो प्रकाश किरण अपने रास्ते को छोड़ देता है, अर्थात उसमें अपवर्तन की घटना हो जाती है, उसे हम अपवर्तित किरण नाम देंगे। अब ये दोस्तों जो आपतित किरण है और अभिलंब, इसके बीच में जो कोण बनता है इसे हम लोग नाम देते हैं आपतन कोण। क्या नाम देते हैं, आपतन कोण। और इसे हम लोग लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण। और ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग नाम देते हैं अपवर्तन कोण। क्या नाम देंगे दोस्तों, अपवर्तन कोण नाम देंगे। क्लियर हो दोस्तों। अच्छा, ये घटना हुई, एक घटना और देखते हैं। ये क्या है, पृथककारी सतह ही है, और ये प्रकाश किरण आई, जो प्रकाश किरण आती है उसे दोस्तों हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। तो ये दोस्तों क्या हो गया, आपतित किरण। ध्यान से समझिएगा, एकदम बिल्कुल जीरो से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है वो दोस्तों कहलाता है अभिलंब, नॉर्मल एन एंड डैश। इसे हम लोग दोस्त क्या कहेंगे, अभिलंब।
अभिलंब कहेंगे। और ये आपका डिवाइडिंग सरफेस है, इधर आपका प्रथम माध्यम है और इधर क्या है आपका द्वितीय माध्यम है। ये माध्यम क्या है, सघन है, क्या है, सघन है। और ये माध्यम क्या है, विरल है, ये विरल है। अब यहाँ हम देखते हैं इसे कैसे जाना चाहिए। तो इसे दोस्त ऐसे जाना चाहिए, ऐसे सीधा, क्योंकि प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है तो सीधा जाना चाहिए। लेकिन देखते कि ये प्रकाश किरण ऐसे हो जाता है, और जो प्रकाश किरण अपने रास्ते को छोड़ देता है उसे हम लोग कहेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये क्या, कौन सा कोण होगा, आपतन कोण होगा। और ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या होगा, अपवर्तन कोण। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ें देखी कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आता है तो अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। या हम कह सकते हैं जब एक प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाता है दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन, इसकी दोस्तों हम लोग क्या लिख लेते हैं, परिभाषा। तो परिभाषा हम लिखेंगे प्रकाश किरण के एक पारदर्शी माध्यम से, प्रकाश किरण के एक पारदर्शी माध्यम से, पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, दूसरे पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर, प्रवेश करने पर अपने मार्ग से विचलित, विचलित मतलब अपने पुराने मार्ग को छोड़ देना, विचलित होने की घटना, विचलित होने की घटना को प्रकाश का, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन दोस्तों समझ में आ गया। क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने पुराने रास्तों क्या कर देता है, छोड़ देता है। इसका मतलब कि या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा या तो दोस्तों अभिलंब से दूर चला जाएगा। प्रकाश की यही जो घटना होती है दोस्तों वो क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों अपवर्तन समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ की यहाँ बात करते हैं, ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है, और ये दोस्तों क्या हो गया, ये अभिलंब से दूर हो गया। तो अभिलंब से दूर प्रकाश किरण कब होगा, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो उससे हम कहेंगे कि कहते हैं तब अभिलंब से वो क्या होगा, दूर होगा। और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। ठीक है, तो अपवर्तन में दो ही घटनाएं होती है, या तो क्या करेगा वो अभिलंब से दूर जाएगा या तो अभिलंब की ओर झुकेगा। ठीक है, अगर दूसरा माध्यम विरल है तो उसमें दूर जाएगा, और अगर दूसरा माध्यम सघन है तो उसमें क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, इसे आप उतारिए और यहाँ पर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं, हमारे पास क्या है 3 से 4 पॉइंट है। जैसे हम लोग देखें यहाँ पर जो हमारा पहला टर्म है आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेज, आपतित किरण। जो प्रथम माध्यम में प्रकाश किरण आता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, इसे हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टिव रे। ठीक है, अपवर्तित किरण। जो किरण अपने रास्ते को बदलती है उसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। तीसरा क्या है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट। आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर गिरता है उसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट है आपका अभिलंब है, अभिलंब, अभिलंब, ये सब टर्म आपको पता होना चाहिए। अभिलंब, इसे हम लोग कहेंगे नॉर्मल,
नॉर्मल। ठीक है, तो आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पर 5वां पॉइंट है आपका पृथककारी सतह। पृथककारी सतह, इसे हम लोग कहेंगे दोस्तों डिवाइडिंग सरफेस। डिवाइडिंग सरफेस, ये आपकी ऐसी सतह होती है जो दोनों माध्यमों को क्या करता है, अलग करता है। दोनों माध्यमों को अलग करता है। इसका मतलब इधर माध्यम मान लो क्या है, वायु है, इधर क्या है, जल है। तो वायु और जल को अलग करने वाला जो रेखा होगा, जो सरफेस से एक बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पृथककारी सतह कहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके कुछ टर्म थे, लेकिन अब यहाँ पर विरल माध्यम और सघन माध्यम, इन दोनों चीज़ों की बात की गई है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे क्या होता है विरल माध्यम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विरल माध्यम, कैसे पहचानेंगे कि ये विरल माध्यम है और ये सघन। तो यहाँ पर दोस्तों विरल माध्यम, विरल माध्यम क्या होता है दोस्तों, हम 2 पॉइंट से पहचानेंगे। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो, प्रकाश की चाल अधिक हो, तो वो माध्यम क्या होगा, विरल। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जब अपवर्तन की घटना होती है, अपवर्तन के बाद क्या हो जाता है, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर होता है। ठीक है, जिस माध्यम में प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर होता है, अभिलंब से दूर होता है, उसे हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम। उसे विरल माध्यम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे हम, विरल माध्यम। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये आपका दूर हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विरल माध्यम। अब दोस्तों यहीं पर हम बात करते हैं सघन माध्यम। क्या होता है दोस्तों सघन माध्यम, सघन माध्यम। तो दोस्तों अगर विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, अधिक है, तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। प्रकाश की चाल कम होती है, कम होती है। ठीक है, और दूसरा नंबर यहाँ पर क्या होगा कि प्रकाश अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरण कहाँ आएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जिस माध्यम में प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्या कहलाता है दोस्तों, उसे सघन माध्यम कहते हैं। उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो हर ऐसा माध्यम जिसमें अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण किधर हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा दोस्तों, सघन माध्यम कहलाएगा। या तो दोस्तों हम कह सकते हैं सघन माध्यम वो माध्यम होगा जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमने मान लिया कि देखते हैं, जैसे वायु है, एक माध्यम वायु है, एक जल है, एक कांच है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें, वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चाल है, और इसमें 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चाल है। ये 3 माध्यम है। तो हमने कहा कि पहचानो इसमें कौन सघन है। अगर 2 माध्यम, अगर हम वायु और जल को लें तो बताओ इसमें कौन सघन होगा, कौन विरल। तो विरल में प्रकाश की चाल हमेशा अधिक होती है और सघन में कम।
तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये विरल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों। अगर हम क्या कर लें, जल और कांच की बात कर लें, अगर हम यहाँ से जल और कांच की बात कर ले, इन दोनों की बात कर ले, तो दोस्तों प्रकाश की चाल किस में ज़्यादा है, कांच में, जल में ज़्यादा है। तो जल क्या हो जाएगा आपका, विरल माध्यम हो जाएगा और कांच क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें प्रकाश की चाल कम है और इसमें ज़्यादा। अगर हम वायु और कांच की बात करें तो वायु क्या होगा, विरल होगा और कांच क्या होगा, सघन। तो समझ में आ गया, आप पकड़ चुके होंगे कि विरल माध्यम क्या हो सकता है, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होगी, वो माध्यम आपका विरल माध्यम होगा। और ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी, वो माध्यम क्या होगा, सघन माध्यम होगा। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे, हमने देखा कि प्रकाश किरण, जब प्रकाश का अपवर्तन की घटना हुआ तो प्रकाश के अपवर्तन में क्या हुआ कि प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुका या तो अभिलंब से दूर गया, और यही जो घटना थी क्या कहलाया दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन कहलाया। अब अगर प्रकाश का ये अपवर्तन कहलाया है तो अपवर्तन का क्या होगा, कुछ न कुछ कारण होगा। क्या होगा, कारण। तो दोस्तों अपवर्तन का कारण क्या होता है, अपवर्तन का क्या कारण होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें अपवर्तन के कारण की बात करें तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण प्रकाश में अपवर्तन की घटना देखने को मिलती है। तो अगर दोस्तों ये पूछा जाए कि क्या कहते हैं अपवर्तन का कारण क्या होगा, तो हेडिंग बनाइए अपवर्तन का कारण। अपवर्तन का कारण क्या है, अपवर्तन का कारण दोस्तों, ठीक है। तो अलग अलग पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण, लिखिए अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग पारदर्शी माध्यम, लिखिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप लिख लीजिएगा पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी माध्यम यहाँ पर, ठीक है। अलग अलग पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होने के कारण प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है, प्रकाश में अपवर्तन की घटना होती है। तो दोस्तों अपवर्तन की घटना होने का जो मेन कारण है वो क्या है, अलग अलग मीडियम में प्रकाश के क्या कहते हैं अलग अलग चाल होती है, जिसके कारण उसमें अपवर्तन की घटना देखने को हमें मिलती है। अगर आपका जो मीडियम डिफरेंट होने के कारण प्रकाश की जो चाल बदल जाती है, अगर यही दोस्तों घटना ना होती तो क्या अपवर्तन की घटना देखने को मिलता, तब अपवर्तन की घटना देखने को नहीं मिलता, ठीक है दोस्तों। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। अपवर्तन के नियम क्या होता है, अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, अपवर्तन के नियम, और इसे हम लोग कहेंगे कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब अपवर्तन के नियम क्या होते हैं दोस्तों, अपवर्तन के नियम। तो दोस्तों अपवर्तन का दो नियम होता है, एक प्रथम नियम फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ कहता है आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही सतह में होते हैं, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। तो हम कह सकते हैं आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में उपस्थित होते हैं,
तो दोस्तों हम लोगों ने देखा था क्या, प्रकाश का अपवर्तन की घटना हुई थी। यहाँ पर देखें तो ये आपका डिवाइडिंग सरफेस है और ये प्रकाश की किरण आई और इस बिंदु पर आपतित हुई, इसे आपतन बिंदु कहेंगे। और इस आपतन बिंदु पर जो डाला गया क्या है, अभिलंब है। ये क्या है, अभिलंब, नॉर्मल है। और ये नॉर्मल, और इसे हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। और ये आपतन बिंदु, और ये क्या है दोस्तों, अभिलंब, अभिलंब। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्रकाश किरण ऐसे आ गया, अभिलंब की ओर झुक गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे दोस्तों, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। तो पहला नियम क्या है, कह रहा है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों क्या है, एक ही प्लेन में, अर्थात ये जो बोर्ड का प्लेन है इसी में क्या है, तीन की तीनों उपस्थित है। ये प्रथम नियम है। ये अलग अलग तल पे नहीं होंगे, केवल एक ही तल पर होंगे, हम कह सकते हैं एक ही समतल में उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों। अब द्वितीय नियम हम लोग देखेंगे, जो सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ क्या कहता है, ठीक है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम क्या कहता है। द्वितीय नियम, द्वितीय नियम कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए 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 किसी निश्चित तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या का मतलब दोस्तों होता है साइन। तो आपतन कोण की ज्या का मतलब क्या होगा, साइन आई, क्योंकि ये जो कोण होता है दोस्तों ये क्या कहलाता है, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहेंगे। तो आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन होता है और साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर, क्योंकि ये प्रकाश जो कोण होता है उसे हम क्या कहेंगे, आर। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक का दोस्तों मतलब होता है कांस्टेंट, नियतांक होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइन आई अर्थात आपतन कोण की ज्या और साइन आर आपतन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात का मतलब दोस्तों क्या होता है, बटे। और ये दोस्तों क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, यही क्या है दोस्तों, सेकंड नियम है, सेकंड रूल है। किसका, ये आपका अपवर्तनांक का, अपवर्तन का। ठीक है, ये आपका द्वितीय रूल है। और इसी रूल को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। क्या कहते हैं, इसी नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, स्नेल का नियम। तो याद रखिएगा, कई बार आपके बहुविकल्पी में पूछा गया है कि अपवर्तन के किस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो दोस्तों अपवर्तन के जो दूसरा नियम होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्नेल का नियम। क्लियर हो दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या था, द्वितीय नियम। अच्छा अब देखिए, अब ये क्या है, एक कांस्टेंट है और यहीं पर एक कांस्टेंट जो आपका ये जो कांस्टेंट है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जरा देखते हैं आगे, इसके आगे बढ़ते हैं। तो यहां से अगर देखें तो साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू जो कांस्टेंट है, यही कांस्टेंट n आता है। क्या आता है दोस्तों, n आता है। n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। n क्या है, एक कांस्टेंट है
एक नियतांक है। नियतांक का मतलब कि आसपास की सारी चीज़ें बदल जाएं लेकिन उसका वैल्यू ना बदले, ठीक है। और इसी n को हम लोग कहते हैं माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। कई किताबों ने इसी n को दोस्तों किससे प्रदर्शित किया है, म्यू से किया है। तो आप चाहे n कहिए चाहे म्यू कहिए, दो के दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। तो आप घबराइएगा मत, हम n से ही क्या कहते हैं इंडिकेट करेंगे। आप उसे समझिएगा कि जिसके बुक में जैसे बिहार बोर्ड है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, हो सकता है यहाँ के बच्चों की किताब में म्यू से दिया हो, तो आप निश्चित फिक्र मत करिएगा। तो चाहे n कहिए चाहे म्यू कहिए, बात एक ही है, ठीक है। ये अपवर्तनांक को ही क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब दोस्तों अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, अलग अलग होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, अपवर्तनांक अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग मीडियम का जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर हो दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। जैसे दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर एक बनाया कि ये आपका एक मीडियम है, ये प्रकाश किरण आई, और ये क्या है, आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है। मैं बार बार इसलिए दोस्तों लिख रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए। और इसे हम क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। और आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होगा उसी को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलंब। ये प्रथम माध्यम है, ये क्या है, द्वितीय माध्यम है। और ये प्रकाश किरण ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये ऐसे गया, तो ये दोस्तों क्या हो गया, अपवर्तित किरण। क्या हो गया, अपवर्तित किरण। और ये क्या हो गया, आपतन कोण, और ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये किरण कहाँ झुका है, अभिलंब की ओर। इसका मतलब कि ये क्या है, सघन माध्यम। क्या है, सघन माध्यम। क्योंकि यहाँ चाल नहीं दिया है तो हम कैसे पहचानेंगे, हम इसी से पहचानेंगे कि प्रकाश किरण कहाँ झुका हुआ है, अभिलंब की ओर झुका हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये सघन माध्यम है। अगर ये सघन माध्यम है तो अगला दोस्तों क्या होगा, विरल माध्यम। क्लियर हो दोस्तों, ये क्या है, विरल माध्यम। अब यहाँ पर हमेशा जब अपवर्तन की बात करते हैं, अपवर्तनांक की बात दोस्तों करते हैं, तो हमेशा अपवर्तनांक उसी का लिया आता है जिस माध्यम में अपवर्तन की घटना होती है। तो ये दूसरा माध्यम है, तो यहाँ पर अपवर्तनांक किसका लिया जाएगा, दूसरे का, ठीक है। और जब भी हम अपवर्तनांक निकालते हैं तो इसी n को हम लोग लिखते हैं n2 लिखते हैं। और यहाँ पर अपवर्तनांक हमेशा किसके, पहले माध्यम के सापेक्ष निकाला जाता है। भाई किसी न किसी से आप तुलना करोगे तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो 1 and 2 को हम लोग लिखेंगे प्रथम माध्यम के सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। प्रथम माध्यम के सापेक्ष क्या होगा दोस्तों, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। या दोस्तों इसी को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक किसका, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष। देखिए सापेक्ष में कौन आ रहा है, पहला माध्यम, जो पहला ये प्रकाश किरण आया। और अपवर्तनांक किसकी हम बात करते हैं, द्वितीय माध्यम। तो हम इसे लिखेंगे द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, का अपवर्तनांक प्रथम माध्यम के सापेक्ष, प्रथम माध्यम के सापेक्ष। तो दो के दोनों चीज़ें सही है, आप चाहे ऐसे पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, दो के दोनों चीज़ें सही है। अगर दोस्तों हम ऐसे ना लिखें, केवल हमने n2 ही लिख दिया है, तो इसका मतलब यही होगा द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। अब दोस्तों आपको पढ़ना कैसे, ठीक है। अगर दोस्तों हमने लिख दिया ANW, A का मतलब दोस्तों क्या है, वायु है, और W का मतलब क्या है, जल है। तो हम क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक,
ठीक है, जल का अपवर्तनांक। दोस्तों अपवर्तन की घटना किस में हुई होगी? जो दोस्तों लास्ट में होता है, जो पीछे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर W में, जल में क्या हुआ होगा? अपवर्तन की घटना हुई होगी। इसका मतलब प्रकाश किरण वायु से आया और किस में गया? जल में, तो उसमें अपवर्तन की घटना देखने को प्राप्त हुई, ठीक है। अगर हमने लिख दिया WNA, तो इसका मतलब क्या है? जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक। क्लियर हो दोस्तों? अब इसका मतलब क्या है कि प्रकाश किरण पहले कहाँ आया होगा? जल में, और जल से किस में गया? वायु में। एक का मतलब क्या है? वायु है, जल से वायु में गया तो वहां पर अपवर्तन की घटना देखने को मिला। क्लियर हो? ऐसे दोस्तों अगर हम लिख दें यहाँ पर WNG, W का मतलब क्या है? जल है, G का मतलब दोस्तों कांच है, ग्लास। तो हम क्या लिखेंगे? जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक? कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। तो समझ गए दोस्तों? उम्मीद करता हूं अब आप ऐसे ही पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अगर ये चीज़ें आपको पसंद आया हो, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर कर लें दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताएं। और हम इसी तरीके से आगे पढ़ते रहेंगे और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें।